दृष्टि का टेस्ट नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। और इसके हम लोगों ने 1 से 30 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज 31 से 60 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक। आइए तो जल्दी से कर लेते हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, यानी ये आपसे पॉवर्टी ऑब्जर्व किस दिन होता है ये जानना चाह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 17 अक्टूबर, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको पता होगा गरीबी उन्मूलन, जैसे 5 ईयर प्लान की बात करें तो कौन से 5 ईयर पंचवर्षीय योजना में स्लोगन था, इंदिरा गांधी जी का स्लोगन था, और ये 5th 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। 5 ईयर प्लान में पंचवर्षीय योजना जो 5वें नंबर की थी उसमें स्लोगन था इंदिरा गांधी जी का। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि आपने SDG पढ़े होंगे। SDG जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 हैं। तो 17 में ये गरीबी उन्मूलन वाला भी एक है, तो उसको भी याद रखें। जो पहला गोल है, पहला SDG है, वो जीरो पॉवर्टी का ही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा फिगर देख लीजिए। ये देखिए, ये 17 गोल दिख रहे हैं आपको, 17 गोल दिख रहे हैं। पहला नंबर जो है वो नो पॉवर्टी का है। ये 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 17 के 17 ही याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर पूछता ही रहता है। जैसे 2 नंबर पे जीरो हंगर है, भुखमरी है, थोड़ी सी इमेज धुंधली है पर कोई नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। दूसरा नंबर जो गोल है वो जीरो हंगर का है, मतलब जीरो भुखमरी का है। और ऐसे ऐसे ये सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे 5वां नंबर का अक्सर पूछा गया है, जेंडर इक्वलिटी का। अभी स्वच्छता अभियान वाला चल रहा था, तो 6वां नंबर जो गोल है वो सैनिटाइजेशन पे है, क्लीन वाटर वाला है, ठीक है। तो ये सारे आप एक बार देख लें, 17 के 17 ये पूछता है। 2030 तक इनका टारगेट है, ठीक। आइए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 है, चंद्रमा पर पहले सेलुलर नेटवर्क के निर्माण के लिए नासा ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को चुना। अब देखिए कौन सी कंपनी को चुना, इसका आंसर है नोकिया। नोकिया के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि सीधा ये चंद्रमा के लिए काम कर रहा है, चंद्रमा पर जाने के लिए काम कर रहा है। बेसिकली नासा का जो वही प्रोग्राम है ना, मानव भेजने का जो अभियान है, 2024 तक का टारगेट भी दिया है नासा ने कि हम 2024 तक चंद्रमा पे मानव सहित अभियान जो है वो हम लॉन्च करेंगे 2024 तक, ठीक है। तो उसमें नोकिया का पार्टिसिपेशन है नेटवर्क सेक्टर में, ठीक। चलिए 33 में देखिए, नोबेल अवार्डी एकमात्र मैक्सिकन साइंटिस्ट मारियो जे मोलिना का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, आप यहाँ पे इमेज देखिए फिर समझ में आएगा। देखिए इनकी बात हो रही है, डॉक्टर मोलिना की बात हो रही है। ये मैक्सिको के थे और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था ना वो इसके लिए मिला था। देखिए इन्होंने ये बताया था कि CFC ओजोन लेयर को कैसे डिप्लीट कर रही है, कैसे क्षरण कर रही है। तो ये CFC के बारे में, ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करती है CFC, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मटेरियल हैं, ऑर्गेनिक हैं, ये मौलाना साहब ने बताया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, डिस्कवरिंग हाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिप्लीट द ओजोन लेयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको के हैं, नाम मौलाना है, केमिस्ट्री का क्षेत्र है और CFC पे उन्होंने काम किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, अच्छा नाम नहीं, इनका क्षेत्र पूछा था तो क्षेत्र हो जाएगा रसायन विज्ञान, ठीक। 34 देखिए, लाल गोल तीखी मिर्ची, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ यहाँ पे। लाल गोल तीखी मिर्ची जिसे स्थानीय रूप से डाले खुरसानी के नाम से जाना जाता है, GI टैग मिला है, ठीक है। GI टैग आप जानते हैं कि अपने आप में एक वहाँ की जो स्पेशल स्पीसीज़ होती है या स्पेसिफिक स्पीसीज होती है, प्लांट में हो सकती है, एनिमल में हो सकती है, वेजिटेबल्स में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। तो उसको संरक्षित करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए GI टैग दिया जाता है। तो ये जो गोल मिर्ची है, तीखी मिर्ची है, ये सिक्किम की है, ठीक है। इसका इमेज देखिए, बिल्कुल आकार में बिल्कुल गोल होती है। ये देखिए, ये जो है इस मिर्ची की बात हो रही है, ठीक। तो ये सिक्किम का है, इसको भी हाल ही में GI टैग मिला है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका जो स्थानीय नाम है वो है डाले खुरसानी, इसको याद रखना नाम। इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या हो गए, एक तो नाम इंपॉर्टेंट हो गया, एक कहाँ की है ये इंपॉर्टेंट हो गया, और डाले खुरसानी अपने आप में है क्या, मिर्ची है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन में दे देगा सिंपल सा कि डाले खुरसानी जिसको भी हाल ही में GI टैग मिला वो क्या है, किस प्रजाति से संबंधित है या किस स्पीसीज से संबंधित है, एक्चुअली ये है क्या। तो तमाम 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिर्ची है, ठीक है, तीखी मिर्ची है जो गोल आकार की होती है। चलिए 35 कीजिए। निम्नलिखित में से यूनेस्को ने
भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो नियुक्त किसको किया, किसको अभी अपॉइंटमेंट मिला है, तो ये विशाल बी शर्मा है। ठीक है, यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, चलिए 36 कीजिए। भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अंगीकार किया गया। पहली बार तो इसका डेट जान लीजिए, ये है 24 जनवरी 1950 को ये अंगीकार किया गया था। सबसे पहली बार कहाँ गाया गया था, ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे पहली बार गाया गया था। और इसकी रचना किसने की है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। ठीक, ये 3 बातें इसमें हो गई। चलिए 37वां कीजिए। हाँ, एक चीज़ और, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इसकी रचना की थी ना, तो ये ओरिजिनली बांग्ला भाषा में था। ठीक है, बांग्ला भाषा में, और जो अंगीकार किया गया था वो हिंदी वर्जन था। ठीक, हिंदी वर्जन। 37 कीजिए। भाषा जात अल्पसंख्यक आयुक्त, यहाँ इंग्लिश देख लीजिए। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ लोकेटेड। ये भाषा जात अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर जो है, इसकी ब्रांचें भी होती हैं, हेडक्वार्टर जो है वो इलाहाबाद में है। ठीक है, प्रयागराज में। ठीक, जस्ट फैक्ट है, आप बस इसको याद रखें। और इसका जो प्रावधान है ना, वो संविधान में भी दिया गया है। एक कमिश्नर की जो पोस्ट है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये संविधान में भी इसका प्रावधान है। 38 कीजिए। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, यहाँ पे पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर की बात यहाँ पे हो रही है, और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पे काम बता रहे हैं सीएम साहब के। वह राज्य योजना बोर्ड यानी स्टेट प्लानिंग बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, वह है संबंधित क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल्स जो होती हैं के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। क्रमवार का मतलब यहाँ रोटेशनल। आपने इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ा होगा, सॉरी IST, इंटर स्टेट काउंसिल ISC, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट काउंसिल, ये संविधान में कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 263 कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 263 किससे संबंधित है, ये अंतर राज्यीय काउंसिल से संबंधित है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए। स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो है उसका CM उपाध्यक्ष ना होकर अध्यक्ष होता है। ठीक है, चेयरमैन होता है। तो ये उपाध्यक्ष लिखा है, पॉइंट नंबर 1 है, तो ये गलत हो गया, चेयरमैन, ये गलत हो गया। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इस पॉइंट के बारे में बताइए। देखिए आप यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देखिए थोड़ा, इंग्लिश वर्जन में चेयरमैन लिखा है, मानिए अध्यक्ष लिखा है, और हिंदी वर्जन में उपाध्यक्ष लिखा है। देख रहे हैं कितना मिस्टेक है यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन में। तो आंसर इसके हिसाब से अलग हो जाएगा, इसके हिसाब से अलग हो जाएगा। यदि हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो ये तो ठीक है, आप ये जान लीजिए कि क्षेत्रीय परिषद जो होती हैं, रीजनल काउंसिल होती हैं, उसके उपाध्यक्ष का पद इनका होता है, रोटेशनल बेसिस पे इनका 1 साल के लिए कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन 2 ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ठीक है, पहला गलत है, तो हिंदी वर्जन के हिसाब से आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, और 38 के हिसाब से यानी इंग्लिश वर्जन के हिसाब से ना तो ये सही है ना तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पे वाइस चेयरमैन होता इंग्लिश में, तब जाके पॉइंट नंबर 2 सही होता, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन लिखा है, इसलिए इसके हिसाब से D हो जाएगा। क्लियर, इंग्लिश वर्जन के हिसाब से। चलिए आगे करते हैं। भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में बताना है, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, देख लेते हैं क्या। भारत में विश्व की सबसे बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। 1500 प्लस पार्टीज़ हैं इंडिया में, जिसमें से नेशनल पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं, और तमाम छोटे छोटे भी दल हैं जिनकी तो गिनती अनगिनत है। दूसरा पॉइंट है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन मुक्त चिन्हों फ्री सिंबल्स और आरक्षित चिन्हों यानी रिजर्व सिंबल को विनिर्दिष्ट करता है, मतलब स्पेसिफाई करता है, जिसका अभिप्राय क्रमशः मान्यता प्राप्त दलों व पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से है। देखिए यहाँ पे उन्होंने उल्टा लिख दिया, मुक्त चिन्ह जो प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो गैर मान्यता प्राप्त दलों को प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो रिजर्व चिन्ह होते हैं, रिजर्व सिंबल्स होते हैं, वो मान्यता प्राप्त दलों के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्रमशः लिखा ना, इसका मतलब है मुक्त चिन्हों
मुक्त क्वेश्चन में मुक्त चिन्हों की बात है, मान्यता प्राप्त के लिए बोल रहे हैं, और आरक्षित चिन्हों की बात नहीं, ये गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए बोल रहे हैं, तो ये उल्टा लिखा है, तो पॉइंट नंबर 2 गलत हो गया। तीसरा देखिए, कोई भी दल एक राष्ट्रीय दल तभी होता है जब इस दल को 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल, मतलब रीजनल पार्टी का दर्जा यदि 4 राज्यों में होता है ना, तब वो जाके राष्ट्रीय दल का उसको दर्जा मिलता है। यहाँ पे 2 राज्य लिखा है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे 4 राज्य होना चाहिए था, तो तीसरा भी गलत है, केवल पॉइंट नंबर 1 ही सही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप लोग जान लीजिए कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा कब प्राप्त करती है, तो ये जल्दी से जान लीजिए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेशनल पार्टी। पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि आपको लोकसभा या फिर ये आपकी विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेचर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसमें जो चुनाव होते हैं उसमें से 4+ राज्यों में आपको कम से कम 6% वोट चाहिए। 4+ राज्यों में 6% वोट चाहिए। प्लस पहले पॉइंट में 2 कंडीशन है, एक तो ये फुलफिल होनी चाहिए, प्लस और क्या होना चाहिए कि वह राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें भी प्राप्त करे। 6% जो वोट पा रहे हैं ना, उनमें से 4 विजेता भी रहें, ठीक है, 4 सांसद भी रहें। क्लियर, ये पहली कैटेगरी होती है, तब जाके इनको मिलता है नेशनल पार्टी का दर्जा। दूसरी कंडीशन ये होती है, मतलब अगर ये फुलफिल कर ली तब भी आप नेशनल पार्टी हैं। पॉइंट नंबर 2 अगर फुलफिल करते हैं तब भी नेशनल पार्टी हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, आप लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें बस 2% सीटें ले आइए, वैध मतों का, बैलेट वोटों का 2% सीटें ले आइए, ठीक है, और उनमें से ये जो 2% सीटें हैं वो कम से कम प्लस 3+ स्टेट में होना चाहिए। 3+ स्टेटों को मिला के ये 2% सीटें होनी चाहिए, तो तब जाके आपको फिर से नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या तो ये फुलफिल कर लो या ये फुलफिल कर लो। और तीसरी कंडीशन जो है वो क्वेश्चन में पूछी गई थी। तीसरी कंडीशन में क्या है, 4+ राज्यों में या 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल, 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, तब भी आप नेशनल पार्टी हैं, तब भी आप नेशनल पार्टी हैं। तो ये 3 कंडीशन में कोई एक फुलफिल कर लो, आप नेशनल पार्टी हो जाएंगे। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो इसका आंसर तो फिलहाल 1 सही है। 40 देखिए, कितने तरीकों से एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है। तो नागरिकता जान लीजिए यहाँ पे, देखो सिटीजनशिप एक्ट जो था 1955 का, 1955 ये भी पूछता है सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कब का है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी जो नागरिकता है वो कब कब जा सकती है, आप कब कब लूज कर सकते हैं, खो सकते हैं। तो पहले तो जान लीजिए, पहली कंडीशन जो है आप स्वैच्छिक त्याग कर लें, आपको वो देश अच्छे नहीं लग रहा जिस देश में आप रह रहे हैं अभी, तो आपने वॉलंटरी आपने त्यागपत्र दे दिया सिटीजनशिप से, तो आपकी सिटीजनशिप यानी आपकी नागरिकता नहीं रहेगी। ठीक है, नागरिकता कैंसिल हो जाएगी। और यदि आपने स्वैच्छिक त्यागपत्र दिया ना, या स्वैच्छिक त्याग किया आपने अपनी नागरिकता से, तो आपके जो माइनर संतानें हैं उनकी भी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, हाँ, फिर ये फ़िलहाल बाद में अप्लाई कर सकते हैं जब ये एडल्ट हो जाएंगे, तो एडल्ट होने से पहले 1 साल पहले ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिटीजनशिप, तो उनको मिल जाएगी। दूसरा कंडीशन ये है, तब आपकी सिटीजनशिप लूज़ होती है जैसे आप टर्मिनेट ही कर दिया जाए, आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाए, जैसे कि आपने किसी और देश की, मतलब दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो आपकी यहाँ वाले पहले देश की ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। क्लियर, तो ये तरीका हो गया। तीसरा जो सिटीजनशिप का खोने का, लूज करने का जो तरीका है वो है आपको शासन के द्वारा ही वंचित किया जाना। वंचित, ये वंचित कैसे, जैसे सरकार ने बोला कि हमें डॉक्यूमेंट दिखाइए यार, या फिर कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, और वो इनवैलिड वगैरह हुए तो आपको इस आधार पर भी वो वंचित कर सकते हैं नागरिकता से। ठीक है, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो रहा था अच्छा खासा, अभी 1-2 साल पहले जो इतना बवाल हुआ वो इसी के कारण तो हो रहा था, जब लोग बोल रहे थे कि हमने डॉक्यूमेंट्स तो हमारे खो गए हैं, या हमारे अभी हैं नहीं हैं, या जल गए हैं, तमाम तरीके हैं। क्योंकि ये तरीका बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव में लोगों के डॉक्यूमेंट्स कहाँ इतना
संभाल के थोड़ी ना हर कोई रखता है, लेकिन अब कितना ज़रूरी हो गया है अब लोगों को समझ में आ गया है। तो इसके तरीके कितने हो गए? 3 तरीके हो गए, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। 41 देखिए, भारत के सीएजी के बारे में पूछना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनके द्वारा जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट यानी ऑडिट रिपोर्ट जो ये तैयार करते हैं वो सबमिट किसको करते हैं, ये किसको किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति, देखो क्या होता है ना कि राष्ट्रपति का काम ही है ये एक्चुअली, तो राष्ट्रपति अपना काम डेलीगेट किए रहते हैं इन सबको, तो ये डेलीगेशन पे काम करते हैं। खैर इनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर देते हैं, फिर राष्ट्रपति संसद में दोनों पटल पे या फिर दोनों हाउस के पटल पर रख देते हैं। फिर उसको फिर कमेटियाँ, जो पीएससी कमेटी होती है वो उसको देखती है, एनालाइज करती है। मतलब सीएजी की रिपोर्ट को संसद में पीएससी के द्वारा देखा जाता है, ठीक। ये वॉचडॉग है और किस आर्टिकल में है? ये 148 में है, ये भी याद रखना, सीएजी पूछता है 148 में। 42 देखिए, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? यानी ये यहाँ पे देखिए बाई कैमरल पूछ रहा है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर पूछ रहा है कितने स्टेट में। तो बताइए, अभी तक तो 7 में था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो अब स्टेट रहा नहीं, वो तो यूटी हो गया अब, ठीक है। तो स्टेट हो गए 28 और यूनियन टेरिटरी हो गए पहले 7 ने, तो अब 9 हो गए। तो पहले जो 7वां नंबर था जम्मू कश्मीर का बाई कैमरल में, तो अब तो वो ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है अब 6 राज्यों में ही बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब विधानसभा और विधानमंडल दोनों जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में हैं, ठीक। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जल्दी से देख लीजिए, बहुत तेज़ी से कर ले। बिहार में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। पहला बिहार हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, तीसरा आंध्र प्रदेश हो गया, चौथा तेलंगाना हो गया, पाँचवा महाराष्ट्र हो गया और छठवां यूपी हो गया, ठीक। ये 6 राज्य हैं। 7वां जम्मू कश्मीर था तो वो तो अब रहा नहीं। चलिए 43 करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं कि इस संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित समितियों में से किसकी नियुक्ति की गई थी? मौलिक अधिकार के लिए मौलिक कर्तव्यों के लिए आपको पता है ये स्वर्ण सिंह समिति 1976 में, ठीक है, जब इमरजेंसी चल रही थी तो उस टाइम पे जैसे आप फंडामेंटल राइट जो है उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी भी तो ड्यूटी बनती है ना, एक सिटीजन्स की भी ड्यूटी बनती है कि उनको क्या क्या करना चाहिए। आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है टोटल? पहले 10 थी, अब +1 होके 11 हो गई। जो 11वां ऐड हुआ है लेटेस्ट, उसमें क्या है, उसमें 6 से 14 वर्षों को उनके जो गार्जियन है बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वाला है और 86th अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। चलिए 44 करते हैं। 44 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर पूछा है इन्होंने। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर क्या कौन होते हैं? ये अटॉर्नी जनरल AGI होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का महान्यायवादी। मतलब सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से न्यायालय में सरकार का पक्ष यही रखते हैं, ठीक है। मतलब सरकारी वकील हैं, सरकार के वकील हैं, केंद्र सरकार के वकील हैं, केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील हैं, ऐसा कह लो। 45 देखिए, ग्राम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा सिंपल सा। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? 2008 में। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। सिफारिश मतलब रिकमेंडेशंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। विधि आयोग लॉ कमीशन ने ही रिकमेंड किया था कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ग्राम न्यायालय होना चाहिए ताकि ग्रास रूट लेवल पर भी जस्टिस जा सके, न्याय मिल सके लोगों को। दूसरा पॉइंट देखिए, आपराधिक मामले यानी क्रिमिनल मैटर्स में अपील की सुनवाई जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होती है, जबकि सिविल मामले में इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है। सत्र न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट में होती है। एक्चुअली उल्टा लिखा है, क्रिमिनल्स मैटर जो होते हैं उनको सेशन में सुना जाता है और जो सिविल मैटर होते हैं उनको सुना जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, क्रिमिनल मैटर को सुना जाता है सेशन कोर्ट में और सिविल मैटर को सुना जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। सिविल मैटर मतलब जायदाद संपत्ति और ये जो तुम्हारे डाइवोर्स होते हैं और
डाउरी वगैरह होते हैं, ये इनसे सबसे संबंधित जो होते हैं, और तमाम तमाम मतलब कैटेगरी हैं सिविल मैटर्स में भी। ये मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, ये सिविल मैटर होते हैं। क्रिमिनल आप समझते ही हैं। तो इसका आंसर 2 गलत हो गया, ये उल्टा लिखा है, पहला पॉइंट सही है। ठीक, चलिए आगे करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? जस्ट फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए। यूएन असेंबली ने, यूएन महासभा आपने सुना होगा, यूएन असेंबली ने 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर का दिन चुना था फॉर सेलिब्रेटिंग अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक है, 1 अक्टूबर याद रखिए। 47 कीजिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स संचालित किया जाता है? डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में होता क्या है कि जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, मतलब मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, इनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है ना, इनका एक इंडेक्स है। ठीक है, और ये जो बनाता है, ये नीति कमीशन बनाता है, नीति आयोग बनाता है। नीति आयोग जानते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये 2015 में हुई। क्लियर, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और ये सब बॉडी ये रिप्लेस किसको करती है? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। प्लानिंग कमीशन तो खैर अब खत्म हो गई, उसकी जगह नीति कमीशन आ गया। नीति आयोग क्या है? ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और ना ही लीगल बॉडी है, यानी सांविधिक बॉडी है। क्लियर, लीगल बॉडी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बॉडी 3-4 तरह की बॉडी होती है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, 1 से 30 का जो वीडियो था उसमें मैंने बॉडियों के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। चलिए आगे करते हैं। 48 में क्या है कि हाल ही में व्यापक रूप से चर्चित गुप्तकर घोषणा पत्र, यानी गुप्तकर डिक्लेरेशन, ये किससे संबंधित है? देखिए, जब धारा 370 को जब रिमूव किया गया, आर्टिकल 370 को टर्मिनेट किया गया संविधान से, तो इसके विरोध में ना एक डिक्लेरेशन, मतलब जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने मिलके कलेक्टिव रूप से उनका विरोध करना शुरू किया था। उस विरोध को इसके रूप में जानते हैं। ठीक है, गुप्तकर घोषणा पत्र। तो सिंपल से याद रखिए, धारा 370 के हटने का विरोध करने के लिए ये घोषणा पत्र था, और ये कौन कर रहा था? वहाँ की जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, तो इसका आंसर ए हो गया। 49 देखिए, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो अनुसूचित एससी, मतलब एससी के जो छात्र हैं, अनुसूचित शेड्यूल कास्ट के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, इनके एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे लिख लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता प्लस इनोवेशन यानी नवाचारिता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये इनक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया गया। किसको? अनुसूचित जाति के छात्रों को, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो लॉन्च किया है, ये किस मंत्रालय ने किया है? ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। क्लियर, यानी ये जनजातीय कार्य मंत्रालय का काम नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई थी, जो अलग हो गया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है, इसमें छात्र जो हैं वो दिव्यांग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देने के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों, यानी ये शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे हैं, ट्राइब की बात नहीं है इस मिशन में। ठीक है, हमने क्या बोला? यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट की बात हुई है, एससी की, एसटी की नहीं। तो ये गलत हो गया। तो कि गाँव के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। पॉइंट नंबर 2 गलत है, पॉइंट नंबर 1 भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ना तो 1 ना तो 2। आगे करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का प्रथम हर घर जल राज्य बना है? यानी फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन इंडिया, मतलब टैप की व्यवस्था हो गई है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है गोवा, मतलब हर घर में टैप कनेक्शन हो गया है, वाटर का कनेक्शन हो गया।
ठीक। 51 देखिए, योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में नीति आयोग की स्थापना। देखो ये क्वेश्चन आ ही गया, 1 जनवरी 2015 को इसका ये बना था, स्थापना हुई थी। चलिए आगे करते हैं। ये एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। संसदीय सरकार यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल करेक्ट है। ये संसदीय प्रणाली की सबसे पहली कंडीशन है, उत्तरदायी सरकार। ठीक है, मतलब समस्त केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, कैबिनेट मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। कारण देखिए, मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और इनका कार्यकाल तब तक बना रहता है जब तक उन्हें संसद में विश्वास प्राप्त है। बिल्कुल करेक्ट है। ये एक तरह से ये पार्लियामेंट का केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण का भी ये कारण है। ठीक है, नियंत्रण भी वो इसी से करती है, अविश्वास मत से, और ये विश्वास जो मत जो होते हैं इनसे कंट्रोल करती है अच्छी खासी तरीके से। ठीक है, मतलब मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करने की संस्था भी क्या है? कौन है? संसद ही तो है। मतलब डायरेक्टली रूप से संसद है और इनडायरेक्टली रूप से जनता तो है ही। तो इसका कारण सही है। ठीक, तो ये भी सही है और उसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। उत्तरदायी का मतलब समझते हैं ना? उत्तरदायी का मतलब होता है कि संसदीय सरकार, मतलब सरकार, या सरकार मतलब कैबिनेट, केंद्रीय जो वास्तविक सरकार है आप जानते हैं कि वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो भी काम करेगा शासन में, कोई मतलब, तो उनके कामों को पूछा जाएगा, आपको संसद में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है उत्तरदायी सरकार। तो ये इसका आंसर ये हो गया। 53 देखिए, भारत में किस राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? ऑब्वियसली जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ की सदस्य संख्या ज़्यादा होगी। और विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है, 404 सीटें हैं। ठीक है, 403 पे चुनाव होता है और एक नॉमिनेट की जाती है, वो है एंग्लो इंडियन की। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। नगरीय स्थानीय लोकल गवर्नमेंट जो है, जो नगर की लोकल गवर्नमेंट है के विषय में बताना है। और ये पूछना चाह रहे हैं कि संबंधित मामले का निपटान निम्नलिखित केंद्रीय, मतलब नगर की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके जो मुद्दे होते हैं, उनके मामले जो होते हैं, उनको कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय हैंडल करता है। ठीक है, अब नगर में तो कंटोनमेंट बोर्ड भी होते हैं, है ना? मान लो वो नगर केंद्र शासित प्रदेश में हो तो वहाँ पर फिर कैसे मैनेज होगा, तो वही आपको बताना है। देखिए, नगरीय शहरी 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 विकास मंत्रालय एक नया मंत्रालय आपको पता है, तो वो काम क्या कर रहा है? तो ये नॉर्मल काम करता है, नगर के अंदर स्थानीय सरकार को के मामले जो हैं वो निपटान करता है शहरी विकास मंत्रालय या नगरीय विकास मंत्रालय। लेकिन उस नगर में यदि कंटेनमेंट बोर्ड है तो उसको मैनेज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कंटेनमेंट बोर्ड है तो वहाँ पे उस शहर का, उस नगर का मेयर का कोई रोल नहीं है इस कंटेनमेंट बोर्ड को मैनेज करने में। ठीक है, वहाँ को जो मैनेज करेगा वो रक्षा मंत्रालय से वो सीधे कनेक्ट रहेंगे, रक्षा मंत्रालय उसको मैनेज करेगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में यदि नगर है वो, तो उसको ये गृह मंत्रालय हैंडल करता है। क्लियर? ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसके तीनों सही हैं। चलिए 55 देखिए, आर्टिकल 36 से 51 आपको पता है ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 4 है, इसे बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, और ये 36 से 51 है, ये भी क्लियर है। 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है। ठीक, तो ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 56 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, HSRC बोलते हैं इसे, के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। 5+1 होते हैं। ठीक है, जो नियुक्ति करते हैं इनके अध्यक्ष, इस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, वो एक समिति करती है। उस समिति में जो मेंबर होते हैं वो 5+1 होते हैं। 5 का मतलब 5 लोग प्लस एक खुद राष्ट्रपति। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा समिति का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो मुखिया होते हैं वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन ये रिटायर्ड होते हैं या एक्स CGI होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी समिति के मेंबर नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये आंसर हो गया इसका C।
और एक चीज़ और जान लीजिए, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ये संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं है, यानी ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, इस आयोग का जो गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, वो किसके द्वारा हुई? ये संसद के अधिनियम के द्वारा हुई थी। और जो संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापना होती है उन बॉडी को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लीगल बॉडी, यानी सांविधिक बॉडी, सांविधिक संस्थाएं। ये संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं जिनका जिक्र किसी आर्टिकल में है। ठीक, या फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया गया हो उसको, तब भी वो संवैधानिक संस्था हो जाती है। ठीक, चलिए आगे करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करना है? 57 करना है। हाई कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, देख ले रहे हैं। वर्तमान में देश भर में 25 हाई कोर्ट्स हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यूटीज़ में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में अकेले दिल्ली और चंडीगढ़ का एक अलग उच्च न्यायालय है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक ही यूटी ऐसी है, वो है दिल्ली, जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। ठीक, तो ये चंडीगढ़ गलत लिखा है, तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति एक हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन यानी न्यायिक क्षेत्र का विस्तार मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिख रहे हैं, किसी केंद्र शासित प्रदेश में कर सकता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि किसी यूटी में किसी राज्य का न्यायिक क्षेत्र को विस्तार कर सकते हैं, अथवा केंद्र शासित प्रदेश को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं जैसे कोई हाई कोर्ट है, उसमें एक स्टेट का ज्यूरिडिक्शन तो है ही उस हाई कोर्ट के पास, साथ साथ में कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा 2 स्टेटों के भी ज्यूरिडिक्शन है, या फिर दूसरा स्टेट नहीं है तो दूसरी स्टेट की जगह यूटी है कोई। तो ये क्वेश्चन तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि राष्ट्रपति इस यूटी को इससे हटा सकते हैं ज्यूरिडिक्शन से। ठीक, तो ऐसा है क्या? तो आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के मुद्दे हुए, सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे हुए, ये हमारे मूल संरचना के भाग हैं, यानी मूल संरचना का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। बेसिक स्ट्रक्चर को आप इतनी आसानी से डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भाग में मूल संरचना का यदि कोई मुद्दा है और उस मुद्दे में कोई ऐसा एक भाग है जिसमें ज़रूरत पड़ रही है संशोधन की, तो वो संशोधन इतनी आसानी से नहीं होता। उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट की संतुति चाहिए होती है, उनकी परमिशन चाहिए होती है, उनकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो वो इतना आसान नहीं होता। तो ये काम संसद ही कर सकती है संशोधन के माध्यम से, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति गलत हो गया। तो इसमें केवल एक सही है। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का अंग नहीं है? ये एग्जीक्यूटिव, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। आपने आर्टिकल 52 पढ़ा और 78 तक पढ़ा। आर्टिकल 52 से 78 देखेंगे तो यहाँ पे सारे जो संवैधानिक पोस्टें हैं ना, बड़ी बड़ी पोस्टें, वो सारी की सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे 52 से आपका पार्ट 5 स्टार्ट होता है ना, संघ का जो पार्ट है वो पार्ट 5 से स्टार्ट होता है, और वो आर्टिकल 152 से 150 तक जाता है। मतलब ये पूरा भाग 152 आर्टिकल से आर्टिकल 150 तक जाता है। तो 52 जो आर्टिकल है उसमें खुद राष्ट्रपति जी हैं कि भारत का एक देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में राष्ट्रपति हैं। ऐसे आप जाओगे तो आपको 63 में वाइस प्रेसिडेंट मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको और अधिकारी मिल जाएंगे, केंद्रीय मंत्री 47 में। ठीक है, तो 74 में आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद मिल जाएगी। आप 76 में जाएंगे तो आपको AGI साहब मिल जाएंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कार्यपालिका के हिस्से हैं। ठीक है, ये मुख्य कार्यपालक के रूप में काम करते हैं, ये मतलब एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा कि कौन नहीं है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन C। क्लियर? 59 देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? देखिए, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी के लिए एक ही कानून है। कौन सा कानून? आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है ना, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे RTI एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका वर्ष भी पूछता है, बहुत बार वर्ष भी पूछा है, ठीक है। तो इस कानून में ये एक प्रावधान है कि आप राज्य स्तर पर भी राज्य सूचना आयोग की स्थापना कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इसी कानून का प्रावधान है एक। 60 देखिए, और यह किसके लिए आया, किसके लिए हुआ था, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए आता है कि प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी रहे, पब्लिक को पता रहे कि सरकार क्या कर रही है, पब्लिक क्वेश्चन कर सके, पब्लिक के प्रति प्रशासन भी जवाबदेह रहे। तो जवाबदेह बनाने के लिए किया गया था कि प्रशासन भी जवाबदेह रहे। जैसे मंत्री लोग तो जवाबदेह है ना, केंद्रीय मंत्री परिषद, सरकार, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है ना, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं, स्थायी कार्यपालिका के लोग, इनकी जिम्मेदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे आप, इस एक्ट के तहत सुनिश्चित करेंगे, आरटीआई एक्ट के तहत, ठीक है। तो जवाबदेही किसकी, प्रशासन की, ठीक है। 60 क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति यानी बीपी वाइस प्रेसिडेंट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, देख लेते हैं क्या है। वह देश का तीसरा सर्वोच्च पद धारण कर सकता है। देखिए आपने प्रेसिडेंस ऑर्डर देखा था ना, प्रेसिडेंस ऑर्डर देखा था पिछले क्वेश्चनों में 1 से 30 के बीच में एक क्वेश्चन था, उसमें पहला नंबर किसका था, पहला नंबर उसका पहले प्रेसिडेंट का था, दूसरा बीपी का था, तीसरा पीएम साहब का था, चौथा फिर पूर्व प्रेसिडेंट होते हैं, फिर उसके बाद गवर्नर आ जाते हैं। तो ये तीसरा ना होके सेकंड है, ये सेकंड सिटीजन होते हैं, ठीक है, मतलब सेकंड सिटीजन बोल रहे हैं, दूसरा सर्वोच्च पद होता है, ठीक, तीसरा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की तर्ज पर बनाया गया है, ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन तौर तरीका अलग अलग होता है। तौर तरीके में जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट उस रिक्त प्रेसिडेंट की पोस्ट को तब तक होल्ड करेंगे जब तक जितना उनका कार्यकाल बचा होगा। लेकिन यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में तो आप तब तक रहोगे मैक्सिमम 6 महीने तक। इंडिया में क्या होता है, मैक्सिमम 6 महीने तक ही आप रह सकते हो। 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ते हैं प्रेसिडेंट के फिर से, यदि पोस्ट खाली है तो 6 महीने के अंदर पोस्ट फिर से भर जाएगी। तो आप 6 महीने तक मज़ा ले लो। बीपी जो है वो प्रेसिडेंट का बस 6 महीने तक मज़ा ले सकते हैं मैक्सिमम, उससे पहले ही पद भर जाएगा चुनाव करा के। तीसरा पॉइंट देखिए, वह परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट निर्वाचन की विधि द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल, हम जो हैं, हम सिटीजन हैं, वो डायरेक्ट वोट तो देते नहीं हैं बीपी को, ना ही प्रेसिडेंट को देते हैं, ना ही पीएम को देते हैं। हम लोग वोट देते हैं सांसद को, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देते हैं, और या फिर विधायक को देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को देते हैं। हम लोग डायरेक्ट वोट एमएलए को देते हैं, हम लोग डायरेक्ट वोट एमपी को देते हैं। हम लोग डायरेक्ट वोट ना तो सीएम को देते हैं, ना ही पीएम को देते हैं, ना ही बीपी को देते हैं, ना ही प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। तो ये सब इनडायरेक्ट पोस्ट हैं, इनडायरेक्ट चुनाव के अंतर्गत आती हैं। ये तो खैर ये तो चुन लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये गवर्नर के द्वारा। इनका जो तरीका है वो इनडायरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो गया? अब इसमें इतना सारा लिख डाला, दिख ही नहीं रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो बस लास्ट क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ठीक है, पहला पॉइंट गलत है। 2 और 3 करेक्ट। तो ये इस वीडियो का काम हो गया आज का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 61 से 90 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोग देखिए, हेल्प करेगा आपको। सितंबर में शायद जहाँ तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं जो भी होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।